नमस्कार प्यारे साथियों। विश्व का इतिहास हम पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया इतिहास विषय का। तो उसके बाद फिर मेरी जो पीएचडी थी उसको मुझे अवॉर्डेड करवाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं बस पीएचडी के कार्य में बहुत अधिक जुटा हुआ हूँ और उसी में बिजी हूँ, इसलिए क्लास ले नहीं पाया। दरअसल इंटरव्यू से पहले पहले मुझे पीएचडी अवॉर्डेड करवानी है, ताकि मुझे पीएचडी का फ़ायदा मिल जाए, वरना पिछले 4-5 साल तक जो मैंने मेहनत की है पीएचडी पे, उसका फ़ायदा मुझे नहीं मिल पाएगा, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। और चूँकि 2-4 बार पीएचडी की नहीं है, पहली बार पीएचडी कर रहे हैं, और इसमें मार्गदर्शन करने वाले ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो काम लगता है कि 2 दिन में पूरा हो जाएगा, उसमें 10 दिन लगते हैं, है ना। इसलिए जो है समय ज़्यादा लगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि अब क्लासें रेगुलर दूँ। पीएचडी काम पूरा हो गया है और बस उसको जमा करवा के आना है। एक दिन यूनिवर्सिटी जाके जमा करा के आ जाओ, बस उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी का काम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज औद्योगिक क्रांति की नया टॉपिक है, दिलचस्प टॉपिक है, बड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, पूरा रट्टा मारने वाला है और यहाँ से सवाल आना भी तय है। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ, औद्योगिक क्रांति, है ना। औद्योगिक क्रांति हम पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ये बड़ा शानदार टॉपिक है। और देखिए प्यारे साथियों, औद्योगिक क्रांति में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो सॉरी, हम अधिकतर जो करते हैं बेसिक उसका परिचय करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है परिचय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, परिचय देखेंगे। परिचय के बाद हम देखेंगे कि आखिर औद्योगिक क्रांति होने के पीछे जो कारण थे वो क्या थे, कारण देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति का जो प्रसार क्षेत्र था उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका प्रसार क्षेत्र देखेंगे, प्रसार क्षेत्र देखेंगे, और अंत में इसके क्या क्या परिणाम निकले उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से इन 4 क्षेत्रों को छूते हुए, इन 4 डायमेंशंस को छूते हुए हम इस टॉपिक को एकदम 360 डिग्री पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। देखिए औद्योगिक क्रांति की परिभाषा क्या होती है, पहले इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं। वैसे परिभाषा आएगी नहीं, लेकिन इसका जो है हमको इसकी परिभाषा हमको आनी चाहिए, है ना। जिस लेवल पे हम इसको पढ़ रहे हैं तो परिभाषा बहुत ज़रूरी है। देखो, कृषि और हस्तशिल्प इन दोनों के स्थान पर जब मानव ने जो उत्पादन है वो उद्योग के माध्यम से जब किया, है ना, उद्योग और मशीनों द्वारा जब किया, तो उस कार्य को हमने औद्योगिक क्रांति कहा। ठीक है, चूंकि औद्योगिक क्रांति क्यों, देखो क्रांति शब्द का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन, है ना। एकदम ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन, व्यापक पैमाने पर परिवर्तन जो होता है उसको हम क्रांति नाम देते हैं। अब चूंकि हस्तशिल्प उद्योग हो या कृषि हो, इन दोनों में परिवर्तन होना बिना मशीन के वो संभव नहीं है। इसलिए इनके स्थान पर, कृषि और हस्तशिल्प के स्थान पर उद्योगों के माध्यम से और मशीनों के माध्यम से जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को हमने औद्योगिक क्रांति नाम दे दिया। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके ज़्यादा हम जो है इसमें फंसेंगे नहीं। और एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये जो परिवर्तन होता है ना, ये कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, एक दिन का परिवर्तन नहीं होता है, या एक महीने का परिवर्तन, या एक साल का परिवर्तन भी नहीं होता है। ये एक लंबी प्रक्रिया चलती है, 100, 150, 200 साल की प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया का परिणाम होता है, तब जाके क्रांति हो पाती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, थोड़ी सी परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूँ। तो क्या होता है, इसमें हम परिभाषा देखेंगे, परिचय देख रहे हैं। परिचय में हम परिभाषा लिखेंगे कि कृषि व हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था के स्थान पर, अर्थव्यवस्था
के स्थान पर, कृषि व हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था के स्थान पर उद्योग व मशीनों के उद्योग व मशीनों के माध्यम से उत्पादन करना क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। ठीक है, और यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। इतना भी वैसे ऐसा कोई प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन क्या पता यह एक लंबी प्रक्रिया होती है ना। लंबी प्रक्रिया का मतलब है 100-150 वर्ष लंबी, इतनी आप मान सकते हैं। कोई एक साल का 2 साल का परिणाम ये नहीं होती, इतना आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, किस संदर्भ में किया, और इस शब्द को व्यापक किसने बनाया, ये भी हम परिचय में देख लेते हैं। दरअसल प्यारे साथियों, औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग ब्लांकी ने किया था। ठीक है, ब्लांकी एक बड़े विद्वान थे और फ्रांस के नेता थे ब्लांकी। उन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, एक मुहावरे के रूप में किया था, और उन्होंने कहा था कि जो फ्रांस की क्रांति है और औद्योगिक क्रांति है, इन दोनों क्रांतियों ने मध्यकालीन सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के बीच में एक भेद पैदा किया है, एक अंतर पैदा किया है, या जो मध्यकालीन सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के बीच में जो अंतर करने वाली घटनाएं हैं वो हैं फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इस संदर्भ में जो है ब्लांकी ने और औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, है ना, और मुहावरे के अर्थ में किया था। इसके बाद इसके बाद हमको औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने वालों में कई नाम मिलते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम मिलता है, कार्ल मार्क्स के जो मित्र थे एंगेल्स, उनका नाम मिलता है। जेम्स स्टुअर्ट मिल का नाम मिलता है, जो कि उपयोगितावादी विचारक माने जाते हैं, है ना। लेकिन इस शब्द को जो लोकप्रिय बनाया, व्यापक पैमाने पर इस शब्द को जो फैलाया, वो फैलाया था अर्नोल्ड जी टॉयनबी ने। टॉयनबी ने एक बार 1881 में एक व्याख्यान दिया था, और व्याख्यान जो था वो लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम से उन्होंने एक व्याख्यान दिया था। ठीक है, तो उस व्याख्यान में पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम से उन्होंने जो है ये व्याख्यान दिया, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। ठीक है, 1884 में वो व्याख्यान जो है पब्लिश भी हुआ था, और उस व्याख्यान में इंग्लैंड के अंदर 1760 से 1820 के बीच में जो परिवर्तन हुए थे उद्योग के क्षेत्र में, उन परिवर्तनों के लिए और अर्नोल्ड जी टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि अब कि औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, कब किया था, क्यों किया था, पहली बार किसने किया, लोकप्रिय किसने बनाया, और किन किन लोगों ने इस शब्द का प्रयोग भी किया था। ठीक है, तो चलिए मैं नीचे इस शब्द का प्रयोग किसने किया वो बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ शब्द का प्रयोग, है ना, शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम तो शब्द का प्रयोग किया ब्लांकी ने, है ना। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया वो किया था फ्रांसीसी नेता ब्लांकी ने। फ्रांसीसी नेता ब्लांकी ने किया था। ठीक है, और इन्होंने जो किया था
मुहावरे के अर्थ में किया था। किसके अर्थ में किया था? मुहावरे के अर्थ में, ठीक है, मुहावरे के अर्थ में किया था। और ब्लांकी ने क्या कहा था कि औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये दोनों क्या करती हैं? इसने कहा था कि औद्योगिक क्रांति प्लस फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति प्लस फ्रांस की क्रांति, इन दोनों ने क्या किया है? मध्यकालीन व आधुनिक, मध्यकालीन व आधुनिक सभ्यता के मध्य अंतर स्पष्ट किया। ठीक है, ब्लांकी का ये मानना है कि सॉरी, औद्योगिक क्रांति ने और फ्रांस की क्रांति ने, इन दोनों ने मध्यकालीन सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के बीच में जो अंतर है वो अंतर स्पष्ट किया है ना। तो इस संदर्भ में और ब्लांकी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, एक तो ये। अब इसको इस शब्द का अन्य किन किन लोगों ने प्रयोग किया, तो सॉरी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अन्य प्रयोगकर्ता कौन कौन थे। अन्य प्रयोगकर्ता, इसमें आपको 2-3 नाम ध्यान रखने हैं। एक तो जो है एंगेल्स का नाम ध्यान रखना है, एंगेल्स का, है ना, फ्रेडरिक एंगेल्स ने 1843 के आसपास किया था। इसके बाद मिल का नाम ध्यान रख सकते हैं, 1847-48 के आसपास मिल, जेम्स मिल, और एक मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो हैं, इन्होंने 1867-68 के आसपास इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इन लोगों ने भी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन सबसे व्यापक पैमाने पर इस शब्द को ले जाने वाले जो थे वो अर्नोल्ड जे टर्नबी थे। उन्होंने जो अपना व्याख्यान दिया था 1881 में, उस व्याख्यान में ये ध्यान रखना, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसके कैंपस में ये व्याख्यान उन्होंने दिया था। उस बात को मैं लिखना चाहूँगा, सॉरी हमारे अगली स्लाइड पे लिखना चाहूँगा, ये भर गया है, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और अगली स्लाइड पे इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ। अब हम परिचय करके सीधे कारणों पे आ जाएंगे। ये मैंने इसको मिटा दिया है और अब हम सीधे चर्चा करते हैं इसके व्यापक पैमाने पर इसका जो प्रयोग किया वो वाली बात मैं लिख देता हूं। हम लिखेंगे औद्योगिक क्रांति शब्द को व्यापक बनाने का कार्य अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। ठीक है, अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था, सॉरी कैसे किया था कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने व्याख्यान में इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया। ये जो व्याख्यान था 1880-81 के दौरान दिया था। 81 की बात है, क्या मतलब दोनों शब्द आए तो 81 करना आप। ठीक है, ये जो व्याख्यान था ना प्यारे साथियों, इस व्याख्यान का जो टाइटल था जो बाद में 1884 में पब्लिश हुआ था ये व्याख्यान,
वो लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड नाम से जो है ये व्याख्यान प्रकाशित हुआ था। कई बार पूछ लेते हैं कि ये पुस्तक के नाम के रूप में भी पूछ लेते हैं कि ये किसने लिखी है ना, तो ध्यान रखना अर्नोल्ड टोयनबी ने लिखी थी। लिखी क्या, इस नाम से एक व्याख्यान दिया था, वही पब्लिश हुआ था। तो मैं इस व्याख्यान के नाम को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, क्या लिखेंगे, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन इंग्लैंड, इस नाम से जो है ये व्याख्यान दिया था। 1884 में ये व्याख्यान जो है प्रकाशित भी हुआ था। ठीक है, 1884 में यह व्याख्यान जो है प्रकाशित भी हुआ था। इसमें जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड टोयनबी ने किया, वो 1760 से 1820 के बीच जो परिवर्तन आया था इंग्लैंड में उद्योग के क्षेत्र में, उस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया था ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इस शब्द का प्रयोग 1760 से 1820 के मध्य जो परिवर्तन के मध्य इंग्लैंड में जो उद्योगों के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया, उद्योगों के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया उसके लिए किया था उसके लिए किया था। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, इस दौरान इंग्लैंड में जो उद्योग के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया था उसके लिए इस शब्द का प्रयोग जो है अर्नोल्ड टोयनबी ने किया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इससे ज़्यादा मुझे इस शब्द के बारे में जो है बताने की आवश्यकता नहीं है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सबसे व्यापक पैमाने पर इसके कौन लेके गया, कौन कौन विद्वान थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल भी किया। सारी बातें मैंने यहाँ पे खोल के बता दी हैं। किसी भी प्रकार का सवाल यदि इस औद्योगिक क्रांति शब्द को लेकर आता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर कोई सवाल आपका जाएगा। ठीक है, तो एक विद्वान और हुए थे हेजेर ने ये कहा था कि जो घरेलू उत्पादन प्रणाली थी उसके स्थान पर कारखानों के माध्यम से जो उत्पादन प्रणाली आरंभ हुई, कारखानों में जो उत्पादन होने लगा, मतलब घरेलू उत्पादन प्रणाली का कारखानों की उत्पादन प्रणाली में बदलना क्या था, औद्योगिक क्रांति था। ऐसा हेजेर ने कहा है, वो बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेजेर एक विद्वान हुए थे हेजेर, उन्होंने कहा था कि घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पर घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पर औद्योगिक उत्पादन है ना, कारखानों में जो उत्पादन हुआ, कारखाना उत्पादन प्रणाली, घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पर कारखाना उत्पादन प्रणाली का होना। ठीक है, ये औद्योगिक क्रांति था। क्या था, औद्योगिक क्रांति था। ठीक है, तो ये शब्द को लेकर इतना खूब है और औद्योगिक क्रांति के परिचय में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों औद्योगिक क्रांति की परिभाषा को लेकर। अब हम आगे बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके पीछे क्या कारण थे। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे इंग्लैंड में हुई थी, है ना, ये ध्यान रखना। इसको भी चलो हम इसमें ही कर लेते हैं परिचय में ही
कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई। तो इंग्लैंड में क्यों हुई, वो कारण ही औद्योगिक क्रांति के होने के कारण रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम थोड़ी सी अभी परिचय में मैं एक बात और लिखाना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई थी। ठीक है, वो वाली बात भी हम इसके परिचय में कर लेते हैं, फिर कारणों को हम अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हुए हैं परिचय में हमारे। बढ़िया तरीके से ध्यान रखना साथियों, किसी भी प्रकार का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। ठीक है, इंग्लैंड से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी और 1750 से 1850 के बीच में औद्योगिक क्रांति का जो नेतृत्व था वो इंग्लैंड ने किया। और उसके बाद इसका जो नेतृत्व था 1850 के बाद वो चला गया था जर्मनी के पास, है ना। उसके बाद जो है औद्योगिक परिवर्तन जर्मनी में हुए थे 1850 के बाद। तो ये बात हो गई। औद्योगिक क्रांति 2 चरणों से होकर गुजरी, एक तरीके से ना 2 चरणों से गुजरी, है ना। जिसमें फर्स्ट चरण जो था वो था 1750 से 1850 के मध्य का, जिसमें इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया था, नेतृत्व इंग्लैंड ने किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआती नेतृत्व था वो किसने किया, शुरुआत में नेतृत्व इंग्लैंड ने किया, है ना। और 1850 के बाद 1850 के बाद इसका जो नेतृत्व था वो जर्मनी ने किया था, ये ध्यान रखना, जर्मनी ने नेतृत्व किया। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, जर्मनी ने किया था। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। अब मैं बताता हूं कि आखिर इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, ये हम कारण देखेंगे। ठीक है, तो ये कारण ही औद्योगिक क्रांति के होने के कारण थे कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, वो कारण हमारे यहीं पर आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं अब कारण डालता हूं, औद्योगिक क्रांति के कारण। ठीक है, इसको हम ये मिटा रहे हैं और अब लिखते हैं कारण। ठीक है, कारण में यही देखेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण क्या क्या थे। देखिए प्यारे साथियों, जब किसी देश में राजनीतिक अव्यवस्था होती है तो उसका विकास रुक जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि राजनीतिक अव्यवस्था होगी तो उस देश में शांति कभी नहीं रहेगी, और शांति नहीं रहेगी तो हमारा जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, शांति स्थापित करने में जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारा विकास नहीं होगा। अब चूंकि इंग्लैंड में 1215 में ही अधिकारों का घोषणा पत्र आ गया था, है ना। तो आप अंदाजा लगाइए, अधिकारों का घोषणा पत्र हमारे भारत में 1947 में हमको मिला, वो व्यवस्था इंग्लैंड में 1215 में हो गई। तो इंग्लैंड कितना सभ्य देश रहा होगा, कितना विकसित देश रहा होगा, कितनी शांति वहाँ पे रही होगी कि व्यक्ति को अधिकार मिल गए, व्यक्ति को अपने कर्तव्य मिल गए, व्यक्ति को जो है अपने अनुसार काम करने के लिए अपना काम मिला। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जब उस पैमाने पे और उस ज़माने में इंग्लैंड में थी तो इंग्लैंड में बहुत शांति थी, गजब की न्याय प्रणाली थी। इस वजह से वहाँ पे किसी अन्य देशों का आक्रमण नहीं होता था, तो राजनीतिक अव्यवस्था नहीं थी। इस कारण यहाँ पे जो है जो पैसा था वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हुआ, और जब पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हुआ तो औद्योगिक क्रांति का कारण बना। तो हम कह सकते हैं कि सुदृढ़ शासन व्यवस्था और स्थायी शांति का होना पहला कारण मैं यहाँ पे
ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो पहला कारण क्या था, सुदृढ़ शासन व्यवस्था व स्थायी शांति का होना। ठीक है, सुदृढ़ शासन व्यवस्था व स्थायी शांति का होना, ये किस चीज को दर्शाता है कि सॉरी, देखो सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी, इसलिए सारे लोग अपने व्यवस्थित तरीके से सब काम करते थे और किसी प्रकार के जहाँ पे जो भ्रष्टाचार अत्याचार ये नहीं थे। स्थायी शांति थी। स्थायी शांति का मतलब यहाँ पे है कि इंग्लैंड के ऊपर 100, 200, 500 सालों में किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण इनके ऊपर नहीं हुआ था, इसलिए औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, और राजनीतिक जो व्यवस्था थी गजब की थी, संसदीय नियंत्रण था, है ना, वो सारी चीज थी, है ना। सुदृढ़ शासन व्यवस्था का मतलब यही होता है, संसदीय शासन व्यवस्था थी यहाँ पे, है ना। और संसदीय शासन व्यवस्था में आपको पता ही है किस प्रकार से व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर थी। पहला तो ये। दूसरा ये कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति थी बड़ी शानदार थी, है ना। भौगोलिक स्थिति के कारण भी इंग्लैंड का व्यापार जो है अपनी चरम पे पहुंचा था। दरअसल इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि इसकी एक तो तटरेखा बड़ी अच्छी थी जिसपे कई सारे बंदरगाह थे, और वो बंदरगाह जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बंदरगाह थे। इस कारण से इंग्लैंड से ही सारा व्यापार एक तरीके से, मतलब विश्व के जो बड़े बड़े देश थे उनका व्यापार इंग्लैंड के बंदरगाहों से ही होता था। इस वजह से इंग्लैंड को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन बंदरगाहों ने प्रदान किया, जिसकी वजह से यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दूसरा कारण कि भौगोलिक स्थिति का होना। भौगोलिक स्थिति का होना, है ना, का होना। तो सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हो आप अच्छी भौगोलिक स्थिति का होना, कई महत्वपूर्ण व अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों का होना, बंदरगाहों का होना। ठीक है, कई महत्वपूर्ण व अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो थे वो इंग्लैंड में थे, जिसकी वजह से जितना भी व्यापार होता था विश्व सॉरी अच्छे अच्छे देशों का, वो इंग्लैंड के साथ भी होता था, क्योंकि इनके बंदरगाहों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता था, जिसकी वजह से इंग्लैंड को व्यापक फायदा होता था। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि इंग्लैंड के पास बाजार उपलब्ध थे, जिससे वो कच्चा माल, रॉ मटेरियल अपने पास ले सकता था और तैयार माल को वो बेच सकता था, है ना। व्यापार की उपलब्धता का मतलब है कि इसके पास उपनिवेश थे बहुत सारे। भारत जैसे भारत इसके अधीन था, है ना, श्रीलंका है, और भी, मतलब कहते थे कि उस जमाने में इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता था। इतना विशाल साम्राज्य था इंग्लैंड का कि इसके देश में कहीं न कहीं सूर्य दिखता था, है ना, कभी अस्त नहीं होता था, ऐसा कहा जाता है, इतना विशाल था, है ना। जैसे भारत में तो सूर्य अस्त हो जाता है, क्योंकि पूर्वी भारत और पश्चिम भारत दोनों के बीच में आधा ही घंटे का अंतर है ना। तो भारत में सूर्य अस्त होता है, लेकिन इंग्लैंड का साम्राज्य इतना विशाल था कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक सूर्य की गति सूर्य जो पहुंचता था, तो वहाँ पे दिन नहीं छपे उससे पहले वहाँ उग जाता था सॉरी, इसलिए कहते हैं कि कभी इसका सूर्य अस्त नहीं होता था। तो इस बात को भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तीसरे पॉइंट के रूप में कि बाजार की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता। ठीक है, बाजार की उपलब्धता का मतलब है कि उपनिवेशों का होना, उपनिवेशों का होना। ठीक है, उपनिवेशों का होना, इससे क्या हुआ कि कच्चा माल जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं,
रॉ मटेरियल का मिलना व तैयार माल, जिसको हम पक्का माल भी बोलते हैं, तैयार माल को बेचने हेतु, ठीक है। तो ये बाजार थे इनके पास, कहने का मतलब कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी मिल जाता था, है ना। और जैसे भारत से ये लोग सूत वगैरह, रेशम वगैरह सब ले जाते थे और वहाँ पे अच्छे अपनी मशीनों से और अच्छा कपड़ा बनाकर और फिर भारत में सस्ते दामों पर बेच देते थे। अब चूंकि भारतीय लोग हाथ से करघे से जो बनाते थे, चरखा चलाकर जो सूत काटते थे, उससे जो कपड़ा बनता था उसमें उतनी चमक दमक नहीं आती थी। और वो चूंकि एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करता था तब थोड़ा सा सूत काट पाता था, तो वो कपड़ा काफ़ी महंगा भी होता था, इसलिए लोग उसको नहीं खरीदते थे। और इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था, भारत से ही वो रॉ मटेरियल खरीदते, है ना। और जब भारत में उस वस्तु को लाके बेचते तो उसमें एक तो चमक दमक होती थी, क्योंकि वो मशीन के द्वारा बनाया गया कपड़ा होता था। तो आपको पता है मशीन तो मशीन है, आदमी आदमी है, ठीक है। तो अब चूंकि लोगों को क्या है ना कि चमक दमक ज़्यादा चाहिए, वो क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते। वैसे हाथ से बुना हुआ कपड़े की क्वालिटी अच्छी रहती है, वो सभी शरीर के लिए कंफर्टेबल होता है, लेकिन मशीन के द्वारा बुना हुआ कपड़ा चमक दमक वाला ज़्यादा था, आकर्षित लगता था, है ना, रोमांचकारी लगता था, इसलिए लोगों ने उसको खरीदा। और चूंकि वो सस्ता भी था इसलिए लोगों ने उसको खरीदा। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के पास ज़बरदस्त तरीके से पैसा गया, है ना। रजनीकांत दत्त ने तो ये कहा है, यदि प्लासी और इस इधर बंगाल की लूट का माल यदि इंग्लैंड में नहीं पहुंचा होता तो इंग्लैंड के जितने भी आविष्कारक और आविष्कार थे वो समुद्र में फेंके जाते। रजनीकांत दत्त ने टुडे इंडिया में जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें लिखा है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, बाजार की उपलब्धता हो गई। इसके अलावा इंग्लैंड में क्या था कि वहाँ पे लोहे की खानें थी, कोयले की खानें थी, इसलिए उनका भी अच्छा प्रयोग जो है कारखानों वगैरह में किया गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा चौथे नंबर पे कि इंग्लैंड में कोयला व लोहे की खानों का पाया जाना, ठीक है। इंग्लैंड में कोयला व लोहे की खानों का पाया जाना, एक ये बात थी। इसके अलावा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5वें नंबर पे कि इंग्लैंड इंग्लैंड में क्या हुआ था कि कृषि क्रांति पहले हो चुकी थी, ध्यान रखना प्यारे साथियों। और कृषि क्रांति होने से क्या हुआ कि अधिकांश लोग कृषि में व्यस्त रहते थे, कृषि कार्य में लगे रहते थे और जितना भी उत्पादन हो उससे वो खुश थे। लेकिन जब कृषि क्रांति हुई तो एक व्यक्ति जब 10 व्यक्तियों के बराबर काम जब एक व्यक्ति करने लगा, जैसे हमारे अभी खेतों में ट्रैक्टर काम करता है। अब एक तो ट्रैक्टर खेतों को जोते और पहले हम बैलों से खेतों को जोतते थे। अब मान लो 10 बैल जितना खेत जोतते हैं ना पूरे दिन भर में, उतना 1 घंटे में ट्रैक्टर जोत के चला जाता है ना। तो कहने का मतलब 10 दिन तक कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो काम ट्रैक्टर 1 घंटे में कर गया, तो वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति के 10 दिन की मजदूरी वो 9 दिन तक ठाला रहा। कहने का मतलब 9 दिन तक उसको रोजगार नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में यानी कि कृषि क्षेत्र में जो औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों से जो काम होने लगा, उसकी वजह से जो लोग खेती में काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो वो व्यक्ति अपने पेट के खातिर या अपनी आजीविका चलाने के खातिर उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब चूंकि खेतों से तो वो बेरोजगार हो गया, वहां से तो उसको रोजगार मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के जो लोग थे वो उद्योगों की तरफ अग्रसर हुए और उन्होंने वहां पे जाके काम करना प्रारंभ किया। तो ये एक व्यापक परिवर्तन वहां पे देखने को मिला, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व या इंग्लैंड में कृषि क्रांति का होना, इंग्लैंड में
कृषि क्रांति का होना। ठीक है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति का होना। तो ये सारी बातें थी प्यारे साथियों कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ हुई, उसकी प्रमुख प्रमुख बातें जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। इसके अलावा उपनिवेशवाद वाली बात कहीं ना कहीं मैंने यहाँ बाजार की उपलब्धता में आपको बता ही दिया, उपनिवेशों का होना। वाणिज्यवाद यहाँ पर हो गया था, उसकी भी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। वाणिज्यवाद जो होता है ना, वो पैसे को इकट्ठा करने पर ध्यान देते हैं, बस ये ध्यान रखना आप। वाणिज्यवाद का होना, ठीक है। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद चल रहा था। वैसे ये वाणिज्यवाद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आता है, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में इसको हम पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल व्याख्याता में वाणिज्यवाद नहीं है। तो आप इसी को बढ़िया तरीके से पढ़ना। यहाँ से वैसे औद्योगिक क्रांति क्यों हुई ऐसे कारण पूछेंगे तो उसमें ज़रूर आ सकता है। वैसे यहाँ से कारण पूछा जाना मुश्किल है, यहाँ से तो सिर्फ यही पूछते हैं कि कौन सा आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के क्षेत्रों की। देखो, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, उसके बाद यह क्रांति बेल्जियम में चली गई, है ना। और सबसे अंत में ये जो क्रांति हुई वो रूस में हुई थी। रूस में सबसे अंत में क्यों हुई, जबकि रूस बड़ा विशाल देश था और रूस के पास लोहा और कोयले के भी प्रचुर भंडार थे। लेकिन एक तो रूस के पास जो है पूंजी का अभाव था, है ना, और दूसरा ये कि कृषि दास्ता वहां पर बनी हुई थी, इस कारण रूस में सबसे लास्ट में हुई थी। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, इंग्लैंड के बाद ये जर्मनी में नहीं, बेल्जियम में चली गई थी, है ना, बेल्जियम में चली गई थी। ठीक है, और रूस में सबसे लास्ट में हुई थी, रूस में ये जो क्रांति हुई लास्ट में हुई थी। कारण क्या थे, रूस में लास्ट में होने के कारण दो कारण मैं प्रमुख रूप से बता देता हूं। एक तो था यहाँ पे जो है पूंजी का अभाव, है ना, पूंजी का अभाव था, और दूसरा था कृषि दास्ता। ठीक है, कृषि दास्ता थी। ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि रूस में लोहे व कोयले की कमी थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति लास्ट में हुई। ऐसा नहीं था, कोयले व लोहे की तो प्रचुरता थी। यहां पे ध्यान रखना, लोहे की प्रचुरता थी, लेकिन क्या नहीं था, ये मतलब श्रम नहीं था यहाँ पे, है ना, लोग कृषि दास्ता में व्यस्त थे, पूंजी नहीं थी, ताकि उस पूंजी का उपयोग इन कोयले को और लोहे को उद्योगों में परिवर्तन करने के लिए इनके पास जो है पैसे का अभाव था, है ना। इस कारण से रूस में सबसे लास्ट में औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये ध्यान रखना। तो चलिए प्यारे साथियों, ये हमारा होता है औद्योगिक क्रांति के कारणों वाला टॉपिक। अब औद्योगिक क्षेत्र में जो किस किस क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे उसकी मैं बात कर लेता हूँ। कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए उसकी हम बात आज कर लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे, समय रहा तो आगे का देखेंगे, वरना फिर अगली क्लास में हम इसको पूरा पढ़ देंगे। ठीक है, चलो हम क्षेत्र पढ़ लेते हैं। अब आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको समझ में तो आ रहा होगा, वैसे इसमें ज़्यादा अभी तक समझने का कुछ है नहीं, और अब से बाद में जो क्षेत्र आएंगे, किस किस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें तो और ज़्यादा बस रट्टा मारने वाला मामला है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र, ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले डालता हूँ कृषि के क्षेत्र में, है ना, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में भी हम सबसे पहले जो डालते हैं एक नंबर पे, वो हम देखेंगे कि ड्रिल का आविष्कार किया था, ड्रिल का, है ना, ड्रिल जिसको सीड ड्रिल भी बोलते हैं, सीड ड्रिल। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, सीड ड्रिल का आविष्कार जेथरो टल नामक एक जमींदार ने किया था, जो वर्कशायर का जमींदार था, और 1701 में इसका आविष्कार किया था। और सीड ड्रिल के माध्यम से क्या हुआ कि बीज जो था वो बढ़िया तरीके से बोया गया। बीज बोने की मशीन थी ये, है ना, और जब बीज बोने की मशीन
का आविष्कार हुआ तो समय पर बुआई हुई, बीज की बचत हुई, पूरा बीज बढ़िया तरीके से बोया जाता था तो पूरा उगता था, और जितना बीज बोए उतना उग जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना परिवर्तन होता था। पहले हाथ से फेंकते थे तो आधा बीज ऊपर आधा नीचे, तो आधा बीज तो व्यर्थ चला जाता था, है ना। लेकिन इसके माध्यम से कोई भी बीज व्यर्थ नहीं गया और जितना इन्होंने बोया उतना उग गया। और दूसरा, मशीन के द्वारा बीज बोना और एक आदमी हाथ से फेंके तो श्रम की बचत हुई, है ना। मानव श्रम की बहुत अधिक बचत हुई और उत्पादन जो हुआ वो व्यापक पैमाने पे हुआ। तो ये सारी बातें थी हम यहाँ पे लिखेंगे 1701 में 1701 में वर्कशायर के जमींदार जेथ्रोटल द्वारा बीज बोने की मशीन का आविष्कार किया, है ना। तो ये सीड ड्रिल जो थी, बीज बोने की मशीन थी, है ना, ये ध्यान रखना, का आविष्कार किया, जिससे समय पर बुआई हुई, है ना, समय पर बुआई हुई, ठीक है, समय पर बुआई हुई और मानव श्रम की बचत हुई, है ना, मानव श्रम की बचत हुई। और क्या हुआ, व्यापक पैमाने पर उत्पादन हुआ, ठीक है, व्यापक पैमाने पर उत्पादन हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था प्यारे साथियों सीड ड्रिल के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखें तो फसल चक्र की बात आती है। जो टाउनसेंड ने हमें पहली बार यह बताया कि हमें एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए, है ना। पहले क्या होता था कि जैसे लोगों को इतना तो पता था कि एक ही फसल को जब हम बार बार बोते हैं तो जो ज़मीन जो होती है वो उपजाऊ नहीं रहती। इसलिए क्या करते थे, जैसे मान लो ये एक कोई खेत है तो आधे में इस साल खेती कर ली, आधा खाली छोड़ दिया, फिर इसमें खेती की, इसको खाली छोड़ दिया, ऐसे खेत करते थे, है ना। यानी कि आधी जमीन पड़ी रहती थी, है ना। उसको हम बोलते हैं मारू छोड़ना राजस्थान में, और खासकर हमारे पूर्वी राजस्थान में तो मारू बोलते हैं उसको, है ना, कि मारू छोड़ दिया इस बार, ठीक है। तो इस प्रकार से छोड़ देते थे, तो फिर क्या है ना कि उसमें अच्छी पैदावार हो जाती थी। लेकिन टाउनसेंड ने पहली बार यह बताया कि हमें बदलती हुई फसल बोनी चाहिए, ताकि ऐसे खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी। तो उसने चार फसल बोने की बात बताई क्रम से। जैसे सबसे पहले आप गेहूं करो, उसके बाद आप अगले साल उसमें जौ बोइए, फिर जौ के बाद आप राई बोइए, और राई के बाद आप जो है इसमें सलगम बोइए। इस प्रकार से आप बोएंगे तो भूमि की उर्वरता बनी रहेगी, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। इसे चार फसल प्रणाली भी बोलते हैं या फसल चक्र भी बोलते हैं। ये टाउनसेंड ने हमको दिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे बी नाम डाल देता हूँ, ये ए डाला था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फसल चक्र, है ना। फसल चक्र के बारे में किसने बताया था, या इसको चार फसल प्रणाली भी बोलते हैं, चार फसल प्रणाली, है ना। ये किसने दी थी, टाउनसेंड ने दी थी सॉरी, टाउनसेंड ने दी, ठीक है टाउनसेंड ने दी थी। और इसमें यही कहा था कि बदलते हुए खेती करने की बात बताई, है ना, बदलते हुए खेती करने की बात बताई थी। और क्या बताया था कि
4 वर्ष तक क्रम से 4 वर्ष तक क्रम से गेहूं, यानी कि प्रथम वर्ष में गेहूं, और दूसरे में जौ, तीसरे में राई, व चौथे में सलगम उपजाई जानी चाहिए, उपजाई जानी चाहिए। ठीक है। और सलगम जो होती है ये सॉरी, सलगम की जड़ों से और एक नई खाद बनती है, उसके बारे में पहली बार बताया था, है ना, टाउनशेंड ने ना। सलगम की जड़ों से जो खाद बनती है उसके बारे में पहली बार खाद बनने की बात बताई थी ना, बनने की बात बताई। आज भी हमारे जैसे पूर्वी राजस्थान में क्या होता है कि जैसे 3-4 साल जब हम लगातार गेहूं गेहूं बोते हैं, तो फिर एक साल सर्दियों में यानी कि रबी की फसल में हम सरसों बो देते हैं गेहूं के बाद, है ना, ताकि क्योंकि जो फली वाली जो खेती होती है ना, उसकी जड़ों में ऐसा कोई वो पाया जाता है, फर्टिलाइजर पाया जाता है जो भूमि को उर्वर बना देता है ना। तो या तो फिर हम खरीफ की फसल में गंवार बोते हैं या रबी की फसल में सरसों बोते हैं, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे। ठीक है। क्योंकि हमारे राजस्थान में रबी की फसल में तो गेहूं अधिकतर बोया जाता है या सरसों बोई जाती है, और खरीफ की फसल में बाजरा अधिकतर बोया जाता है, या पश्चिमी राजस्थान में तो मूंग वगैरह, तिल ये भी बो लेते हैं, वो अपने हिसाब से बोते हैं ना। तो ये था प्यारे साथियों फसल चक्र के बारे में, टाउनशेंड की बात मैंने यहाँ पे की, सीड ड्रिल की बात कर ली। इसके अलावा अब जो है जो खाद होता था, कृत्रिम खाद, उसकी भी बात यहाँ पर की, है ना। लाइबिग एक विद्वान थे, लाइबिग सॉरी, जस्टुस वॉन लाइबिग उनका नाम था, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने कृत्रिम खाद के बारे में पहली बार बताया था, है ना। तो मैं यहाँ पे सी नंबर पे डाल देता हूँ कृत्रिम खाद। ठीक है। कृत्रिम खाद के बारे में किसने बताया था? जस्टुस वॉन लाइबिग। जस्टुस वॉन लाइबिग। ठीक है। जस्टुस वॉन लाइबिग ने बताया था, जर्मनी के ये रहने वाले थे, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना बस कि कृत्रिम खाद के बारे में किसने बताया था? जस्टिस वॉन लाइबिग ने बताया था। इन्होंने कहा था कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। तो कृत्रिम खाद की बात इन्होंने की थी, है ना। क्या कहा था, मैं लिख देता हूं, पोटास, फास्फोरस व नाइट्रोजन, इन तीनों शब्दों का प्रयोग इन्होंने कर लिया था। नाइट्रोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पोटास, फास्फोरस व नाइट्रोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये बात यहाँ पे हुई, कृत्रिम खाद की बात हो गई। इसके अलावा एक लेसेस्टर नस्ल की भेड़ का भी जो है विकास किया था। ठीक है। रॉबर्ट बैकवेल एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने भेड़ की एक नस्ल, लेसेस्टर नस्ल का उत्पादन किया, जो कि वजन में जो सामान्य भेड़ होती थी उससे दोगुने वजन की होती थी। ठीक है। और लेसेस्टर नस्ल की भेड़ को और विकसित किया, वो किया था रॉबर्ट कॉलिंग ने। ठीक है। तो वो बात भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप इसको उतारें या मैं इसको मिटा रहा हूँ और अगली स्लाइड में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। बढ़िया तरीके से ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ से ही आता है सवाल अधिकतर, है ना। मतलब औद्योगिक क्रांति से जो सवाल बनता है ना, वो बनता है इसके प्रसार क्षेत्र से ही। ठीक है। सॉरी। तो डी पे हम बात करेंगे किसकी? लेसेस्टर नस्ल, भेड़ की लेसेस्टर नस्ल, है ना, भेड़ की लेसेस्टर नस्ल। ठीक है।
रॉबर्ट बैकवेल ने इसको डेवलप किया था, है ना, ने विकसित की। ठीक है, रॉबर्ट बैकवेल ने विकसित की, और ये क्या थी इसकी विशेषता कि सामान्य भेड़ से दुगुने दुगुने वजन की। ठीक है, ये होती थी। और इसको और विकसित किया, इसको और विकसित करके, इसको और विकसित करके एक नई नस्ल बनाई, एक नई नस्ल का आविष्कार, इसको और विकसित करके एक नई नस्ल का आविष्कार रॉबर्ट कॉलिंग ने किया था ना। रॉबर्ट कॉलिंग थे या कॉलिंग नाम था उनका, ये ध्यान रखना, कॉलिंग ने किया था, ये ध्यान रखना। लेसेस्टर नस्ल का और विकसित रूप किसने तैयार किया, ऐसा सवाल आए तो लोग अधिकतर है ना लेसेस्टर नस्ल को पढ़कर रॉबर्ट बैकवेल पे जाके रुक जाते हैं। लेकिन सवाल ये आए कि लेसेस्टर नस्ल का भी विकास किसने किया, मतलब लेसेस्टर नस्ल से आगे की नस्ल का विकास, है ना, तो वो कॉलिंग उत्तर होगा, उसमें ध्यान रखना ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। और लोग क्या है ना कि इससे पहले ही रुक जाते हैं ना। अब हम बात करते हैं ABCDE की बात करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। नई खेती की बात करते हैं ना, नई खेती। ठीक है, नई खेती की जो अवधारणा दी थी वो आर्थर यंग ने दी थी, है ना, किसने दी थी, आर्थर यंग ने दी थी, है ना, आर्थर यंग ने दी थी। इसमें क्या होता था कि छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े खेत बना दिए गए थे, फार्म हाउस बना दिए गए थे, उनकी बात इन्होंने की थी। और तारबंदी की बात की थी कि बाड़बंदी कर दो चारों ओर, ताकि पशु उसको नुकसान ना पहुंचाएं, अच्छी खेती अच्छी फसल हम तैयार करें। तो नई खेती की बात इसमें क्या थी कि छोटे 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 खेतों को मिलाकर बड़े खेत बनाना, है ना, बड़े खेत बनाने की बात बताई, की बात की, है ना। और बाड़बंदी करने की बात की, बाड़बंदी की बात की अभी हमारे राजस्थान में तारबंदी योजना चल रही है ना। आप सोचिए कि हमारे राजस्थान में अब तारबंदी की बात लेकर आई है गवर्नमेंट, और उसमें कुछ रियायत दे रही है, 50-1,000 रुपये, 48,000 रुपये की समथिंग जो है आपको सरकार सहायता भी देती है। वो उस जमाने में लेकर आ गए थे, सोचिए आज से 250-300 साल पहले वो लेकर आ गए थे, हम उस चीज को अब अपना रहे हैं, कितने आगे थे ये लोग, है ना। तो आर्थर यंग को जो है नई खेती का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था जर्नल्स ऑफ एग्रीकल्चर नाम से इन्होंने निकाली थी, है ना। सॉरी, इन्होंने जो है अपने विचारों को प्रकाशित करने के लिए, विचारों को फैलाने के लिए यह पत्रिका निकाली थी, है ना। नई खेती का मसीहा इनको कहा जाता है। और जर्नल्स नहीं, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर निकाली थी, सॉरी, जर्नल्स ऑफ एग्रीकल्चर नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनकी जो है पत्रिका का नाम वो है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी, है ना, अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। और नई खेती का मसीहा, नई खेती का मसीहा इनको कहा था किसने, ट्रेवेलियन ने कहा था। ठीक है, ट्रेवेलियन ने कहा था, ये इंग्लैंड के हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। ठीक है, इंग्लैंड के इतिहासकार थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ और पशु पालन के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उसकी बात मैंने यहाँ पे आपको बताई।
अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्यारे साथियों, उद्योग के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, वो सब हम वहाँ करेंगे। और कल की जो क्लास होगी वो अति महत्वपूर्ण होगी। मुझे लगता है कि अ, कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं वहाँ से प्रश्न कम पूछा जाता है, इसमें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उद्योग वाला जो पोर्शन है उसको आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, उद्योग और साइंस वाला। ठीक है, तो चलिए इसको आप तैयार कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।